कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और सीटेट की भी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर। हम लोग देख रहे थे CDP PYQ। ये 2022 का पेपर है। ये CDP 2022 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 16 से कर रहे हैं, ठीक है। 15 नंबर तक हो चुका था। फर्स्ट क्वेश्चन यानी 16 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिंसिपल इंक्लूजन पर्पसेस। क्या क्वेश्चन? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन पर्पसेस। फर्स्ट ऑप्शन में कि स्पेशल स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। सेकंड में है कि ऑन एन एटीट्यूड ऑफ पाइटी एंड सिंपैथी फॉर चिल्ड्रन। थर्ड का है कि यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल चिल्ड्रन। और फोर्थ में कि क्रिएशन ऑफ ऑन इथोस फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड रिगार्ड्स क्या है रिगार्डलेस ऑफ हर बैकग्राउंड और एबिलिटीज, ठीक है। अब हर बैकग्राउंड और एबिलिटीज, ओके। अब हिंदी वाला में देख रहे हैं कि समावेश के सिद्धांत क्या प्रस्तावित करते हैं। जो समावेश के सिद्धांत है वो क्या प्रस्तावित करते हैं। तो इंक्लूजन पर्पसेस क्या है। तो फर्स्ट में कि विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालय। सेकंड में कि बच्चों के प्रति दया और सहानुभूति का रवैया। सेकंड में कि सभी बच्चों के लिए समरूपी और मानक पाठ्यक्रम। और फोर्थ में कि थर्ड में कि सभी बच्चों के लिए समान रूपी और मानक पाठ्यक्रम ना, थर्ड का देख लिया। और फोर्थ का है कि प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि या क्षमताओं में क्या है विभिन्नता होते हुए भी क्या करें उनके समग्र विकास के लिए लोकाचार का निर्माण, ठीक है। तो समावेश के सिद्धांत क्या प्रस्तावित करते हैं, तो इसके बारे में जो ऑप्शन दिया हुआ है तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। इसका सही होगा जो समावेश के सिद्धांत है ना, यानी जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो ये वाला सही होगा। प्रत्येक बच्चे की जो पृष्ठभूमि है या क्षमता है उसको विभिन्नता होते हुए भी क्या करें उसके समग्र विकास के लिए यानी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक क्या करेंगे लोकाचार का निर्माण करेंगे, ठीक है। यानी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन पर्पसेस क्रिएशन ऑफ ऑन इथोस फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ हर बैकग्राउंड और एबिलिटीज, ओके। तो समावेश के सिद्धांत यही प्रस्तावित करते हैं, ठीक है। इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हुआ ना। अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एकोमोडेशन स्ट्रेटजी टू क्या है एकोमोडेशन स्ट्रेटजी टू हेल्प स्टूडेंट्स विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, इम्पेयरमेंट। एंड डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एकोमोडेशन स्ट्रेटजी टू हेल्प स्टूडेंट विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, ओके। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन में कि लार्ज प्रिंट बुक्स, या सेकंड का है कि क्रैश, थर्ड का है कि साइन लैंग्वेज, या फोर्थ में ऑडियो टैप्स। तो श्रम अक्षमता से जूझते विद्यार्थियों की मदद के लिए क्या होना चाहिए, निम्न से कौन सा समायोजन तकनीक मददगार है। तो बड़ी मुद्रक वाली किताबें, बैसाखी या सांकेतिक भाषा, या फिर श्रवण टेप। तो देखिए जो श्रवण अक्षमता है ना, जिसकी सुनने की क्षमता में कमी है यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी जो श्रवण अक्षमता है जिसकी सुनने की क्षमता में कमी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कौन सा योजना यानी कौन सा तकनीक का समायोजन करेंगे और श्रवण अक्षमता वाले विद्यार्थी के लिए मददगार सिद्ध हो सकता है। तो कौन सा वाला, तो जो सुनने के लिए दिक्कत है तो उसको दिखाने से क्या उसका सहायक हो सकता है, नहीं होगा ना उतना अच्छा से। बैसाखी से, तो सुनने का दिक्कत है, बैसाखी से क्या मतलब, सांकेतिक भाषा से, या फिर
श्रवण टेप, कौन सा वाला हो जाएगा? तो देखिए, इसकी श्रवण अक्षमता है तो उसको क्या करेंगे, संकेत द्वारा समझाएंगे ना, सांकेतिक, साइन लैंग्वेज से, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन हो गया। अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर टू learning to cater to diverse needs of children do not propose multiple ways of। तो वेज ऑफ क्या है? फर्स्ट में इंगेजमेंट, सेकंड में की रिप्रेजेंटेशन, और थर्ड में की लेबलिंग, और फोर्थ में एक्शन। तो बच्चों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिपादित अधिगम हेतु सार्वभौमिक डिजाइन निम्नलिखित में से किसके कई तरीके प्रस्तावित नहीं करते हैं? तो प्रस्तावित नहीं करते हैं। देखिए, ये जो एग्जाम में होता है ना, ये नहीं वाला वर्ड ज़्यादा ध्यान में नहीं आता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? पहला है कि संलग्नता, सेकंड में कि प्रतिनिधित्व, थर्ड में कि नामीकरण, या फोर्थ में गतिविधि। कौन सा वाला ऑप्शन होगा? तो देखिए, जो नामीकरण है ना, ये नामीकरण वाला यानी लेबलिंग, किसी का नामीकरण नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाला चीज क्या करता है? सार्वभौमिक डिजाइन के लिए ये तरीके प्रस्तावित नहीं करते हैं ना। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो फर्स्ट में कि ओमिटिस वर्ड्स और लाइन्स इन रीडिंग्स, सेकंड में कि मेक्स मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स, थर्ड में कि डज नॉट रीड वेल, और फोर्थ में कि परफॉर्म्स द सेम मोटर एक्शन रिपीटली, यानी रैपिडली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कि 1 2 या थर्ड, सेकंड में कि 1 और 2, और थर्ड में कि 1 थर्ड, और फोर्थ में कि 1 2 3 4। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? और हिंदी वाला में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले छात्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं। पहला है कि पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देता है, सेकंड में कह रहा है कि वर्तनी में गलती करता है, थर्ड में कह रहा है कि ठीक से नहीं पढ़ता, और फोर्थ में कि एक ही गति क्रिया को बार बार करता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है पहला दूसरा तीसरा, दूसरा में पहला दूसरा, और तीसरा में कि पहला और तीसरा। और चौथा में कि पहला दूसरा तीसरा चौथा। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, जो अधिगम आवश्यकता है ना, अधिगम आवश्यकता है, तो उसके लिए कौन सी विशिष्टताएं, यानी कौन सी विशिष्ट विशेषताएं हैं, इसमें से बताना है। कौन सा वाला होगा? यानी पढ़ने में जो शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देता है, और जो है उसका वर्तनी में गलती करता है, और तीसरा में क्या, ठीक से नहीं पढ़ता है। तो ये क्या हो जाएगा? अधिगम आवश्यकता होगा ना, लर्निंग डिसेबिलिटी। ये क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी, ये होगा ना, अधिगम आवश्यकता वाला, असक्तता वाले ना, अधिगम असक्तता वाले। जो पढ़ने में जो शब्द होता है, जैसे पंक्ति है, इसको छोड़ देता है, तो ये अधिगम असक्तता का विशिष्ट है, मतलब उसका जो अक्षमता है वो वाला गुण है, ठीक है। और इसमें वर्तनी में गलती करता है, जो शब्द है जैसे अधिगम है तो इसको कुछ अलग ढंग से पढ़ता है वो अधिगम आसक्तता वाले बच्चे, फिर ठीक से नहीं पढ़ पाता है, जो सेंटेंस है वो ठीक से नहीं पढ़ पाता है। तो ये क्या होगा? अधिगम आसक्तता वाले छात्र, ठीक है, उसका विशिष्ट है। अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन, असर्शन और रीजनिंग में, ठीक है।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन द लर्निंग नीड्स टू गिफ्टेड चिल्ड्रन इन ए क्लासरूम बाय गिविंग देम टास्क दैट हेल्प देम अचीव देयर पोटेंशियल देयर पोटेंशियल देयर पोटेंशियल। और रीजन में दिया है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स एंड दिस ऑप्शन गेट इग्नोर्ड इन ए क्लासरूम। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सेकंड में कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड में कह रहा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और फोर्थ में कह रहा है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो कथन में कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी अक्षमता को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्य देकर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की जो जरूरत है उस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तर्क में कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की जो विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं उन्हें क्या करता है अक्सर कक्षा में नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो देखिए इसका असर्शन और रीजन में क्या है अंतर और एक दूसरे से क्या संबंध है वो भी देखना है। तो इसमें से जो आंसर दिया है जो क्या कहते हैं विकल्प दिया है ऑप्शन दिया है तो उसको चुनना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है और दूसरा में कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है और तीसरा में कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा में कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चा है ना उनकी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने वाला जो कार्य है उसको देकर कक्षा में प्रतिभाशाली क्या करेंगे बच्चों की सीखने की जरूरत पर ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर क्या कर रहा है कि जो प्रतिभाशाली बच्चा है ना उसको सीखने की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है तो उसको और ज़्यादा अच्छे चीज सीखने का जरूरत बनता है आवश्यकता बनता है ठीक है। और उन्हें क्या करता है अक्सर कक्षा में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ये दोनों बात सही है ठीक। अब देखेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन ए मिडिल स्कूल क्लासरूम लर्निंग इज टू बी अंडरस्टूड एज। तो फर्स्ट ऑप्शन में कि बीइंग कंस्ट्रेटेड बाय द चिल्ड्रन विद सपोर्ट फ्रॉम मोर नॉलेजेबल पर्सन। सेकंड में कह रहा है कि एज पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक। थर्ड में क्या कह रहा है कि एज कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। और फोर्थ में कह रहा है कि एज ए फोर्थ में क्या कह रहा है कि एज ए मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर। तो माध्यमिक स्कूलों की कक्षाओं में सीखने को किस प्रकार समझा जाना चाहिए। फर्स्ट में कह रहा है कि अधिक जानकार व्यक्तियों के सहयोग से बच्चों द्वारा निर्माण रूप में। और सेकंड में कह रहा है कि निष्क्रिय और व्यक्तिवादी रूप में। और थर्ड में कह रहा है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के अनुकूलन के रूप में। देखिए कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और फोर्थ वाला में क्या है कि व्यवहार में अपने एक मापने योग्य परिवर्तन के रूप में। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा। देखिए इसका आंसर होगा ये वाला अधिक जानकार व्यक्तियों के सहयोग से बच्चों द्वारा निर्माण रूप में ठीक है। 21 नंबर का ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अब देखेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय। क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज। सेकंड में कि रेस्पॉन्स सेट। और थर्ड में कह रहा है कि स्टडिंग वर्क एग्जाम्पल। और फोर्थ में कि कह रहा है कि
ब्रेन स्ट्रॉमिंग एंड डिस्कशन विथ पेयर्स। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बाधित होती है? तो देखिए क्वेश्चन वर्ड टैग वर्ड क्या है? बाधित होती है। इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में? अधिक संज्ञानात्मक क्षमताएं, या फिर सेकंड में अनुक्रिया समुच्चय, और थर्ड में क्या कर रहा है कि सुलझाए हुए उदाहरण को समझकर, या फिर चौथा में समकक्षियों के साथ चर्चा व संवाद करके। ट्वेंटी टू नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसका समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बाधित होता है कि उसका अनुक्रिया समुच्चय से, ठीक है, रेस्पॉन्स सेट से, रेस्पॉन्स सेट से, ठीक है। अब 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? देखिए कितना बड़ा लेटर में लिखा हुआ है। करेक्ट अबाउट चिल्ड्रंस लर्निंग इन ए सोशल, यानी सोशो कंसेस्टिव क्लासरूम। फर्स्ट ऑप्शन में कि चिल्ड्रंस इंटरेक्शन विद देयर पेयर्स फैसिलिटीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेकंड में कह रहा है कि फॉर्मेटिव एंड डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट इन क्लासरूम। थर्ड में कह रहा है कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज रेदर देन रिसीव इट पैसिवली। फोर्थ में क्या कह रहा है कि नॉर रिफर्स टेस्टिंग इज द ओनली वे टू, एंड क्या है स्टैंडर्ड असेसमेंट। और हिंदी वाला में देख लेते हैं कि सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट में कराया कि बच्चों को अपने साथियों के साथ बातचीत के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है। और सेकंड में कराया कि कक्षा में केवल रचनात्मक और विविध तरह के आकलन को ही किया जाना चाहिए। थर्ड में कह रहा है कि बच्चे इसे निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के बजाय ज्ञान का निर्माण करते हैं। और फोर्थ में कह रहा है कि मानक संदर्भित परीक्षण आकलन को मानकीकृत करने का एकमात्र तरीका है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका क्या वाला जवाब हो जाएगा? ये सामाजिक रचनात्मक कक्षा में इसको बच्चे के सीखने के बारे में है ना, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो बच्चा है ना उसको साथियों के साथ बातचीत के द्वारा अपना संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है, ये वाला बात सही है। उसमें क्या होता है जो कक्षा है ना रचनात्मक, कुछ क्रिएटिव वाला काम होना चाहिए, फॉर्मेटिव वाला ऐसे काम होना चाहिए, फिर उसमें गतिविधि होना चाहिए, विविध तरह के आकलन होना चाहिए, ये वाला बात भी सही है। और बच्चे इसे निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के बजाय क्या करें, उसको ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक्टिव से इसका क्या करेंगे, ज्ञान का निर्माण करेंगे। और फोर्थ में क्या कि मानक यानी स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, यानी मानक संदर्भित, यानी सबको 50 नंबर लाना है तो लाना है, ये वाला नहीं होना चाहिए, ये एकमात्र तरीका वाला, ये वाला चीज गलत है। तो इसलिए यही वाला सही होगा, जो पूछा ही गलत है ना, तो इसका जवाब भी यही वाला आंसर सही होगा, फोर्थ वाला। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन। द सोशल कल्चर कॉन्टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, फर्स्ट में कि डज नॉट इम्पैक्ट देयर लर्निंग प्रोसेस, सेकंड में कि शुड बी इग्नोर्ड टू फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग, और थर्ड में क्या कह रहा है कि इज ऑन इम्पोर्टेंट फैक्टर देयर इन्फ्लुएंसेस लर्निंग, फोर्थ में कह रहा है कि प्रोवाइड्स ऑन क्या है, प्रोवाइड्स एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी टू कैटेगरीज चिल्ड्रन फ्रॉम सेम कास्ट इन ऑन ग्रुप, क्या है, ऑन ग्रुप। तो विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में कि उसका फर्स्ट में उनके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। सेकंड में क्या रहा है कि उसके जो प्रभावशाली अधिगम के लिए अनदेखा किया जाना चाहिए। फिर थर्ड में कह रहा है कि एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। और फोर्थ में कि एक ही जाति के बच्चों को एक समूह में वर्गीकृत करने के उत्कृष्ट अवसर
अवसर है ना। तो देखिए इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए सोशल कल्चर वाला आ गया ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, ये वाली बात सही हो जाएगा। अब 25 नंबर का क्वेश्चन का देखेंगे। टीचर्स शुड बी, क्या है, टीचर्स शुड encourage students to become dash motivated learners and set dash goals। फर्स्ट में कि इंट्रेंसिकली मास्टरी ओरिएंटेड, सेकंड में कि इंट्रेंसली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, थर्ड में कि इंस्ट्रैक्टली मास्टरी ओरिएंटेड और फोर्थ में कि इंस्ट्रैक्टली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। तो शिक्षकों को विद्यार्थियों को डैश प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए और डैश लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फर्स्ट में कि आंतरिक रूप से महारत उन्मुख, सेकंड में आंतरिक रूप से प्रदर्शन उन्मुख, थर्ड में कह रहा है कि बाह्य रूप से महारत उन्मुख और फोर्थ में कह रहा है कि बाह्य रूप से प्रदर्शन उन्मुख। तो किसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शिक्षकों को विद्यार्थियों को डैश से प्रेरित करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, यानी डैश प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए और डैश लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो किस चीज के लिए, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इंस्टेंटली मास्टरी ओरिएंटेड। ठीक है, इंस्टेंटली मास्टरी ओरिएंटेड यानी आंतरिक रूप से महारत उन्मुख होना चाहिए, यानी आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए और महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रदर्शन उन्मुख के लिए नहीं, महारत बाहरी दिखावा के लिए नहीं, बाह्य रूप से प्रदर्शन उन्मुख के लिए नहीं, ये सब नहीं होगा, लेकिन आंतरिक रूप से महारत उन्मुख होने के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। 26 नंबर का क्वेश्चन, Assertion A, in middle school classroom only the teachers should ask questions and not the students। रीजन में दिया है कि पैसिव लिस्टनिंग इज द बेस्ट मेथड टू लर्न मीनिंगफुली। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में है कि फर्स्ट में बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सेकंड में करें कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और थर्ड में कह रहा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, फोर्थ में कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, ए एंड आर फॉल्स। तो कथन में है कि मध्य विद्यालय कक्षाओं में केवल शिक्षकों को प्रश्न पूछने चाहिए और विद्यार्थी को नहीं। तर्क में कि निष्क्रिय रूप से श्रवण अर्थपूर्ण ढंग से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। इसका सही विकल्प क्या है, उसको चुनना है। फर्स्ट में कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, और सेकंड में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और थर्ड में कह रहा है कि तीसरा में ए सही है लेकिन आर गलत है, चौथा में कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। तो कौन सा वाला उत्तर सही होगा, क्या है, जो मध्य विद्यालय कक्षा में केवल शिक्षकों को प्रश्न पूछने चाहिए, विद्यार्थियों को नहीं, ये वाली बात गलत है। केवल शिक्षक नहीं पूछ सकते, बच्चे पूछ सकते हैं, बच्चे भी पूछ सकेंगे, कभी शिक्षक पूछेंगे कभी बच्चे पूछेंगे। निष्क्रिय रूप से निष्क्रिय वाला बात भी गलत है। अर्थपूर्ण ढंग से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर निष्क्रिय रहेंगे तो अर्थपूर्ण ढंग से कैसे सीखेंगे बच्चे, सक्रिय रहेंगे तभी तो अर्थपूर्ण ढंग से सीख पाएंगे बच्चे। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक, पैसिव लिस्टनिंग, पैसिव लिस्टनिंग से नहीं होगा, एक्टिव लिस्टनिंग से होगा। ठीक है, तभी मीनिंगफुल
लर्निंग हो सकेगा। इन ए मिडिल क्लासरूम ओनली द टीचर्स शुड आस्क क्वेश्चन, तो ओनली टीचर्स आस्क क्वेश्चन नहीं हो सकता, स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन होगा ना, तो टीचर स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। अब 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। डैश डैश एंड डैश promote active engagement of students in a classroom। फर्स्ट ऑप्शन में कि ड्रिल एंड रिपीटेड प्रैक्टिस, सेकंड में क्या कह रहा है कि कंपटीशन एंड फ्रेंडली रिवरली, थर्ड में कह रहा है कि पैसिव लिसनिंग एंड इमिटेशन, फोर्थ में कह रहा है कि इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग। फर्स्ट में डैश डैश और डैश एक कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। फर्स्ट में कह रहा है कि ड्रिल और बार बार अभ्यास, दूसरा में कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा और मैत्रीपूर्ण द्वंद्विता, तीसरा में कह रहा है कि निष्क्रिय रूप से श्रवण और नकल, और चौथा में कह रहा है कि अन्वेषण और पूछताछ। तो कौन सा वाला आंसर सही होगा, कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो देखिए ये ड्रिल और बार बार की बात काट दीजिए, प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए, निष्क्रिय रूप से तो एकदम बात गलत है, अन्वेषण और पूछताछ होना चाहिए ना, इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ए टीचर कैन फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन हर स्टूडेंट्स बाय, फर्स्ट में कि एनकरेजिंग मल्टीपल आइडियाज एंड इंट्यूटिव गेसेस, सेकंड में कर रहा है कि प्रोमोटिंग मेयर रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, थर्ड में कर रहा है कि रिपीटेड रीड एंड प्रैक्टिस, फोर्थ में कर रहा है कि इंश्योरिंग दैट द टीचर्स हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द चिल्ड्रंस लर्निंग। तो एक शिक्षक अपने छात्रों में आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दे सकती है, तो पहला कर रहा है कि कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके, दूसरा कर रहा है कि केवल सूचना के पुनरुत्पादन को बढ़ावा देकर, और तीसरा में कर रहा है कि बार बार वेदन और अभ्यास का यानी अभ्यास पर बल देकर, और चौथा में कह रहा है कि यह सुनिश्चित करके कि शिक्षिका का बच्चों के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण है। तो देखिए पहला तो ये वाली बात सब कटना होगा, ये पूर्णता नियंत्रण वाली बात तो एकदम गलत है, बार बार वेदन वाला बात भी गलत है, केवल सूचना वाला बात भी गलत है, ये सब टैग वर्ड है, ठीक है, ये नियंत्रण, ये केवल, ये बार बार वेदन, ये सब टैग वर्ड है, ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। तो कैसे वो आलोचनात्मक, तो कई विचारों सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन, इनकरेजिंग मल्टीपल आइडियाज एंड क्या है इंट्यूटिव गेसेस, तभी तो बच्चा का क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा, आलोचनात्मक सोच बढ़ेगी। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ शुड ए मिडिल स्कूल टीचर डील विथ naive theories held by students about various क्या है फिनोमेना, ठीक है, फिनोमेन, फर्स्ट में कि गिविंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू द स्टूडेंट्स टू चेंज देयर कंसेप्शन, सेकंड में कि ऑफरिंग फिजिकल रिवार्ड्स टू चेंज दिस थ्योरीज, और थर्ड में कि टोटली इग्नोर देम एंड कैरी ऑन विथ ऑन्स लेक्चर्स, ओके, और फोर्थ में क्या कर रहा है कि एनालाइज देम एंड एड्रेस देम इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो माध्यमिक विद्यालय की शिक्षक को विभिन्न घटनाओं के छात्रों द्वारा रखे गए वैकल्पिक सिद्धांतों के संदर्भ में क्या करना चाहिए, पहला कि छात्रों को अपनी धारणा बदलने के लिए कड़ी सजा देनी चाहिए, दूसरा में कह रहा है कि इन सिद्धांतों को बदलने के लिए भौतिक पुरस्कार प्रदान करना चाहिए, तीसरा में कह रहा है कि इन्हें पूरी तरह से अनदेखा करके अपनी व्याख्या जारी रखना चाहिए, और चौथा में कह रहा है कि इनका विश्लेषण करके शिक्षण अधिगम में इन्हें संबोधित करना चाहिए। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो वैकल्पिक सिद्धांत है ना उसके संदर्भ में क्या हो जाएगा, इनका विश्लेषण करके शिक्षण अधिगम में उन्हें क्या करेंगे, संबोधित करना चाहिए। तो ये वाला चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, एनालाइज देम एंड एड्रेस देम इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये वाला सही होगा, ठीक है।
अब 13 नंबर का देखेंगे। एसेशन में कि स्टूडेंट्स शुड बी गिवन रीजनेबल ऑटोनॉमी इन द क्लासरूम टू सेल्फ रेगुलेट देयर ओन लर्निंग्स। रीजन में कि लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन द लर्नर्स टेक ओनरशिप। चूज द करेक्ट ऑप्शन में कि बोथ A and R true and R is the correct explanation of A. सेकंड में कह रहा है कि both A and R true but R is the not correct explanation of A. थर्ड में कह रहा है कि A is true but R is false. और फोर्थ में कह रहा है कि both A and R false. तो कथन में कह रहा है कि छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को स्वयं नियमित करने के लिए कक्षा में उचित स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तर्क में कह रहा है कि अधिगम प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी क्या होगा, स्वामित्व करते हैं। तो इसका सही विकल्प चुनना है। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, पहला वाला ऑप्शन में था। दूसरा वाला ऑप्शन में कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा वाला में है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा वाला में है कि ए और आर दोनों गलत है। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो क्या है, जो छात्र है ना, छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम को स्वनियमित करने के लिए, यानी क्या है, सेल्फ रेगुलेट करने के लिए, देयर ऑन लर्निंग, यानी वो अपना अधिगम के लिए क्या करेंगे, स्वनियमित करने के लिए क्या करेंगे, कक्षा में उचित स्वायत्तता दी जानी चाहिए। ठीक है, यानी गिवन रीजनेबल ऑटोनॉमी। और तर्क में कह रहा है कि अधिगम प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी स्वामित्व करते हैं, जब शिक्षार्थी खुद क्या करेंगे, ऑनरशिप, मतलब खुद से वो सीखेंगे, खुद से वो आदेश देंगे तो वो अच्छा से सीख पाएंगे अधिगम। ठीक है, लर्निंग अच्छा से हो पाएगा, इफेक्टिव होगा। इसलिए इसका ऑप्शन वाला फर्स्ट वाला सही होगा। ठीक ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये समाप्त हुआ और हम लोग फिर मिलेंगे दूसरा वाला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।